लग रहा है, लेकिन आज कुछ विशेष कारण से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। जो अभी उज्ज्वल जी ने बताया कि कुमार नयन जी का आकस्मिक निधन से हम लोग बहुत ही स्तब्ध हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हम सभी कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान में एकत्रित हुए हैं। ये कभी नहीं सोचा था कि जिस ग्रामीण इतिहास व्याख्यान की शुरुआत हम सब ने फरवरी 2021 में मिलकर की थी, और उस आयोजन के प्रमुख वक्ता कुमार नयन जी ही थे, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नागेंद्रनाथ ओझा जी ने की थी, और पुनः वह इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं थोड़ा नयन जी के कैसे मेरा नयन जी से मिलना हुआ उस पर थोड़ा मैं कहना चाहूँगी। मेरी उनसे पहली मुलाकात कुंवर सिंह पर किताब लिखने के दौरान जब मैं जगदीशपुर गई थी, वहाँ से बक्सर नवंबर 2006 में मेरा जाना हुआ था। और वहीं इतिहासकार दीपक रॉय जी के घर पे एक छोटी सी कार्यक्रम में हम लोगों का मिलना हुआ था। लाल कुर्ता, सफेद दाढ़ी, सर पर हैट और कुर्ते के ऊपर पेन और हवाई चप्पल, बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व, लेकिन उनमें कुछ बात थी जो हमें उन्हें औरों से अलग कर रहा था। उसके बाद उनसे लगातार मिलना और उनके बारे में जानने की कि वो मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिससे आपको बार बार मिलने का मन होता था। आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे गज़ल गायक थे या शायरी लिखते थे, लेकिन उनसे बात करके ऐसा लगता था कि इतिहास में भी उनकी बहुत गहरी जानकारी थी, बहुत गहरी पकड़ थी। खासकर बक्सर के इतिहास, जो बक्सर गांव का इतिहास है, हम हाल के दिनों में देखे हैं कि जो इतिहास हमारे सामने रखा गया है वह पूर्ण नहीं है। एक अभिजन इतिहास के समानांतर जन इतिहास सामने दिखाई पड़ रहा है, और वही जन इतिहास को बक्सर में रहते हुए कुमार नयन जी चाहते थे कि इसे किसी तरह डॉक्यूमेंटेड किया जाए, दस्तावेजीकरण किया जाए, क्योंकि इतिहास इतनी अथाह समुद्र है जिसमें आप एक तरफा एक नज़रिया दे करके इतिहास को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने बक्सर विलेज राइटर हिस्टोरियन कॉन्फ्रेंस ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन की स्थापना की, जिसके 7 महत्वपूर्ण संयोजक रहे। पहले कुमार नयन जी थे, दूसरे इतिहासकार दीपक कुमार राय जी, देवेंद्र चौबे, मैं रश्मि चौधरी, सुरेश कांटक जी और शशांक शेखर जी। ये 7 लोगों ने हम लोगों ने मिलकर के इस ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन की स्थापना की थी। बाद में 2013 में नागेंद्रनाथ ओझा जी भी कार्यक्रम से जुड़े, और हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं। कुमार नयन जी हमारे हर कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते थे, शुरू से लेकर अंत तक। हम दिल्ली में रहते थे और सारा काम वो बक्सर में अपने कंधों पर लेकर चल पड़ते थे, और कैसे कार्यक्रम को करना है और किस तरह उसको अंत तक पहुंचाना है, सारी जिम्मेवारी वो अपने सर उठा लेते थे। जब मुझे याद है एक घटना कि जब 2018 में हम लोग आश्रम में थे, और वहाँ पे कुंवर सिंह व्याख्यान स्मृति व्याख्यान उल्फत मोहिबोबा जी ने दिया था, और तब मुझे चिंता हो रही थी कि ग्रामीण इतिहास का लेखक सम्मेलन कैसे होगा। तो कुमार नयन जी से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान ना होइए, हम सब यहाँ पर संभाल लेंगे। और वहाँ पे वो इतिहासकार दीपक कुमार, शशांक शेखर, इन सब के साथ कार्यक्रम को पूरा परिणति तक पहुँचाए। तो ये उनका, इससे ये बहुत गहरा जुड़ाव पता चलता है कि उनकी कितनी प्रतिबद्धता थी कि वे पूरे कार्यक्रम की जिम्मेवारी लेते थे तो पूरा कर देते थे, और गांव में जुड़ करके, पैदल मार्च करके, चल करके, और वे सारे कार्यक्रम को पूरा करते थे। 2016 में भी जब उनका दिल्ली आना हुआ और यहाँ भी ग्रामीण इतिहासकार व्याख्यान का आयोजन हुआ, तो जिसके प्रमुख वक्ता प्रोफेसर हितेन पटेल थे और अध्यक्षता चिरा मुद्गल ने की थी। और 2018 के कार्यक्रम में
उन्होंने उसमें मुख्य लक्ष्मीकांत मुकुल थे। उनके बारे में भी मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि लक्ष्मीकांत मुकुल जी गाँव से जुड़े हुए हैं। ऐसे वो कवि हैं, लेकिन इतिहास में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तमाम क्षेत्रों में जाकर के इतिहास को चुनना, उसे सामने लाना वो अपना कर्तव्य समझते हैं और लाते हैं, और वो शेयर भी करते हैं। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिनंदन कुमार जी ने की थी। फिर 2019 में हम लोगों का जगदीशपुर जाना हुआ। वहाँ कुंवर सिंह के गढ़ में कार्यक्रम होना निश्चित था। कुमार नयन जी वहाँ भी आए और उनके साथ तमाम अपने मित्रों को लेकर के आए। लक्ष्मीकांत मुकुल जी भी आए और 2 दिन हम लोगों के साथ वहाँ पर वो जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह की 8वीं पीढ़ी है उनके घर में ठहरे। और यही हमारी उनसे अंतिम भेंट थी। वहीं उन्होंने एक पुस्तक, अपनी गज़ल की नई पुस्तक कुमार नयन जी की सोचती हैं औरतें, ये उन्होंने हम लोगों को दिया। उनका इसमें सिग्नेचर भी किया हुआ है 16/11/2019 को, जो हमारे लिए अविस्मरणीय क्षण है। वहाँ पे ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन के प्रमुख वक्ता कमरुद्दीन खान जी रहे और अध्यक्षता सुरेश कांटक जी ने की थी। 2020 में हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि फिर से हम लोग बक्सर में मिलेंगे और अगला कार्यक्रम वहीं होगा, लेकिन तभी कोरोना महामारी आ गई, जिसकी वजह से हम लोगों का मिलना संभव नहीं हो पाया। और वो दिन 2021 में फिर हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं वर्चुअल ही इस कार्यक्रम को किया जाए, और फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। उसके प्रमुख वक्ता, जैसा मैंने पहले बताया, कि कुमार नयन जी ही रहे और अध्यक्षता नागेंद्र नाथ ओझा जी ने की थी। अचानक अप्रैल में एक ऐसी सूचना आई जिससे हम सब स्तब्ध रह गए और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन कुमार नयन जी न रहते हुए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी ग्रामीण इतिहास सम्मेलन की चर्चा होगी या उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा तो कुमार नयन जी का हमेशा पहले स्थान पर नाम रहेगा, और उनके जो कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ा है उनको हम लोग जरूर पूर्ण करेंगे। और वे जो सोचते थे उनको हम जरूर सामने आप लोगों के सामने लाएंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि इसी तरह कार्यक्रम से जुड़े रहें और आगे भी कार्यक्रम करें। अब मैं उनकी गजल से ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता उपल रंजीत जी हैं, और हम उन्हें सुनना चाहेंगे कि कैसे वे गांव में रहते हुए इतिहास को देखते हैं, वहाँ के इतिहास को सामने लाते हैं। और उसके पहले मैं अपनी गज़ल, एक कुमार नयन जी की गज़ल के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। गज़ल है, दयारे इश्क में क्या है कि यारों, नहीं लौटा अभी तक जो गया है। न तुमसे हमने कुछ कहा, न हमने तुमसे कुछ कहा, मगर तमाम शहर में हमें ही सुना गया। मगर तमाम शहर में हमें ही सुना गया। हम एक दूसरे को ही जब ढूंढते हैं, यकीनन हमारी मुलाकात होगी। हम एक दूसरे को ही जब ढूंढते हैं, यकीनन हमारी मुलाकात होगी। चलें अब अपने घर, पर रोशनी हमेशा जलती रहेगी, जरूर ये रोशनी हम जलाएंगे। और आज मैं उनको नमन करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और उज्ज्वल आलोक से मैं कहूँगी वो उपल जी को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सबको स्पष्ट किया। उनकी ही एक और गजल की एक पंक्तियों के साथ मैं रंजीत सर को बुलाऊंगा, उपल रंजीत सर को। क्या पता है फूलों को इठला रहा जो डाल पर, क्या पता है फूलों को जो इठला रहा है डाल पर, उसके खिलने में लहू लगा है कितने खार का। ये जो खार का लहू है उसी की पहचान करने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और अलग अलग गाँवों से, अलग अलग जगहों से लोग अपने इतिहास को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में उपल रंजीत सर यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ उपल रंजीत सर को कि वो अपनी बात रखें। इस महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित सभी को
श्रीलंका की तरफ से मैं मेरा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और सबसे पहले इस कार्य पर हमारे देवेंद्र चौबे सर ने बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे और अंत में तो काम हो गया। तो इतिहास के बारे में ये तो उनकी अवधारणा जो है वो इतिहास से संबंधित अवधारणा, तो हम समझते हैं कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र का इतिहास एकदम नहीं बनता, वो गाँवों के इतिहास से ही राष्ट्र का इतिहास बन जाता है, तो साबित हो जाता है। तो हम भी ये मानते हैं। तो इतिहास की रचना ऐसी होनी चाहिए। गणपत जी, मेरी आवाज़ ठीक तरह आ रही है क्या? जी आ रही है। और मेरा प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं? जी। ओके, थैंक यू। पहला कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान 7 अगस्त 2021। मैंने इसके लिए शीर्षक रखा शूर सरदियल अप्पू, ब्रितानी साम्राज्यवादी शासन काल का एक सिंहली लोकवीर, ईस्वी 1832 से 1834 तक। ये यहाँ पे ये शूर रख दिया। ये शूर माने, ये हिंदी वो संस्कृत में भी आता है ये शब्द शूर। शूर माने वीर, शूरवीर कहते हैं हम। शूर सरदियल अप्पू, जनता माने साधारण जनता। इस तरह इनके नाम के आगे एक विशेषण रख दिया, इसलिए मैंने भी उस विशेषण को यहाँ रख दिया। इतिहास मानव शिष्टाचार के अतीत का खजाना कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, जिसमें अधिकतर राजश्रुति ही उपलब्ध है, साथ साथ जनश्रुति अत्यंत कम। फिर भी इनके उत्तरदायी मानव ही होते हैं। किसी समाज के ऊपरी सतह पर जीने वाले लोगों को प्रमुख स्थान अवश्य मिल जाता है। जैसे किसी समतल भूमि पर जो पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसे दूर दूर तक अवश्य दिखाई देता है। निम्न सतह पर जीने वाले लोगों को निम्न स्थान ही मिल जाता है, जो स्वाभाविक है, जैसे सतही भूमि पर उपलब्ध घास की तरह। राजश्रुति भी एक तरह का इतिहास क्यों न होता, जबकि जनश्रुति मानवों का अत्यंत सही यानी निर्मल इतिहास तो होता ही है। अतः गांव के इतिहास पर यानी जनश्रुति और ध्यान देने से संबंधित राष्ट्र के इतिहास को अधिक न्याय दिलाने का अवसर मिल ही जाएगा। देखिए फोन करिए। वो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, वो आवाज आती रहती है, सॉरी। अतः गांव के इतिहास पर यानी जनश्रुति की ओर ध्यान देने से संबंधित राष्ट्र के इतिहास को अधिक न्याय दिलाने का अवसर मिल ही जाएगा। ये यहाँ मैंने एक तस्वीर लगाई, ये है सरदियल अप्पू नामक वो लोकवीर। तो मैंने वो फांसी दिलाने के कुछ दिन पहले ये तस्वीर ली गई थी। उतुवन नामक गांव कोलंब नगर से नुवर यानी कैंटी नगर तक जाने वाले महामार्ग के
93-94 किलोमीटर पत्थरों के बीच मावनेल नामक नगर के आसपास स्थित है। मैंने यहाँ पर ये अंग्रेजी में भी फोनेटिक्स में लिखा, क्योंकि ये उतुवन मैं ऐसा लिख रहा हूँ और इसके अंडरलाइन भी व और न के बीच अंडरलाइन लगाया, क्योंकि ये उतुवन नहीं होता जैसे हिंदी में होता है उच्चारण, ये उतुवन सिंहल में, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन रखा, लकीर मैंने रखी तो अ शब्द के लिए, संवर्त अ के लिए। और कोलंब भी मैंने लिखाया, वो लोग ज़्यादातर कलाम्बू कहते हैं, ये अंग्रेज़ों का नाम है, लेकिन इसका सिंहली नाम कोलंब है, इसलिए यहाँ रखा। और नुवर के लिए लोग, अंग्रेज़ी लोग कैंडी कहते हैं, शायद आप भी जानते होंगे, इससे पहले सुन लिए होंगे। नगर से नुवर यानी कैंडी नगर तक जाने वाले महामार्ग के 93-94 किलोमीटर पत्थरों के बीच मावनेल नामक नगर के आसपास स्थित है। इस गांव में 4010 फुट ऊंचा एक उत्तुंग पहाड़ होता है। आप देखिए इस मैप में, गूगल मैप में, यहाँ कलाम्बू से लेकर उतुवंकंद तक रास्ता यही दिखता है, आप देख सकते हैं। और पहले उसे उकुनुगल कहा गया था। ये 4010 फुट ऊंचा एक उत्तुंग पहाड़ जो है, यही है उसका शिखर, ये है। पहले इसे उकुनुगल कहा गया था। यह नाम इसलिए प्रसिद्ध रहा कि माँ द्वारा अपनी बेटी के सर से जूं निकालने जाने का दृश्य इससे निरूपित होता है। लोग ऐसा सोचते हैं, जो जमीन पे रहने वाले, नीचे रहने वाले। अब देखिए वो इसका वो माने इस तरह से वो दूसरा दो तस्वीर है, इससे भी दो लोग बैठे हुए दिखते हैं। उतुवन गांव में यह पहाड़ होने के कारण बाद में इसे उतुवंकंद कहा जाने लगा। सिंहल भाषा में कंद का मतलब पहाड़ है, कंद का मतलब पहाड़ है, उतुवन कंद। कोलंब नगर से नुवर तक जाने का महामार्ग इस गांव के बीच से होकर चलता था। आज भी ऐसा चलता रहता है। अनेक प्रदेशों के व्यापारी लोग बैलगाड़ियों के सहारे नुवर नगर की तरफ इस महामार्ग से जाते रहे। इस गांव में भी एक आराम करने की जगह बनी थी और साथ साथ यात्रियों के लिए खाने पीने और रहन सहन की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। वहां एक पिचोहामी नामक एक बौद्ध युवती भी काम करती रही। उत्तर पश्चिम श्रीलंका के हलावत प्रदेश से नुवर जा रहे एक ईसाई व्यापारी का पुत्र अदिसी अप्पू के साथ पिचोहामी का विवाह हो गया। उन दोनों का एक पुत्र हुआ 25 मार्च 1832 में, जिसका पूरा नाम था दीकिरिकैगे सरदियल अप्पू। दीकिरी सिंहली शब्द जो है उसका मतलब है दीकिरी माने दही, दही खाने वालों के वंश से आ गए हैं ये इसका सरनेम, उसके वंश परंपरा का नाम दीकिरिकैगे सरदियल अप्पू। अब इस तस्वीर से आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में ये सरदिल का बचपना यहाँ दिखता है। ये पूरे मानव कदों के रूप में ये सब मूर्तियाँ अब बनाई गई हैं उतुवंकंद ग्राम में। आज ये वहाँ की एक तस्वीर है, उनकी माँ पिचोहामी और सरदियल की तस्वीर है, ये उनकी मूर्तियाँ हैं। सरदियल अप्पू की प्राथमिक शिक्षा
गांव के अन्य बच्चों की तरह गांव के बुद्ध मंदिर में ही होने लगा। तो श्रीलंका के गांव में ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मंदिर में ही मिल जाती है। वो यहाँ रेत पर अक्षर लिखते हैं, रेत पर अक्षर लिखे के अपने पठन पाठन करते रहते हैं। अपने बचपन में दूसरों के साथ हुए झगड़ों के कारणवश कई बार ग्राम प्रधानों से उसे अनेक दंड भी मिले। तो मैंने एकदम नटखट बच्चा था वो। बाद में सरदियल कोलंब नगर में स्थित एक मले सिपाहियों जो ब्रितानी सेना के अधीन काम करते रहे के एक सैनिक शिविर के सेनावास के सेवक के रूप में, यानी अंग्रेजी में बैरक, आर्मी बैरक में सेनावास के सेवक के रूप में काम करने लगा। वहां उसको बंदूकों का अच्छा खासा प्रशिक्षण तो अवश्य मिला। कुछ समय बाद चोरी के मामले में फंस जाने के कारणवश उसे नौकरी से हटाया गया। वो सीधे माँ के गांव यानी उतुअंकंद जाकर एक गिरोह बना लिया और सेनावास से आते समय वह चोरी छिपे कई हथियारों को भी ले आया। अपने गिरोह के साथ उसने बटमार का काम शुरू किया, जिसमें सिरिमला, मम्मले मरिक्कार, किरिहोंदा, उक्किंदा, सामत और नज़ीरुद्दीन थे। कुछ नाम शायद आप जानते होंगे, नज़ीरुद्दीन, मम्मले मरिक्कार, उनमें सिंहली, मले और मुसलमान जाति के लोग थे। ये नज़ीरुद्दीन और मम्मले मरिक्कार वो मले और मुसलमान जाति के थे, न कोई तमिल जाति के थे। यहाँ ज्यादातर ब्रितानी संपत्तियों को लूट लिया गया इस गिरोह द्वारा। साथ साथ ब्रितानियों के देशी सहायकों के सामानों को भी लूट लिया गया। एक बार नाटकोटी चेट्टियार नामक व्यापारी को मारकर सामानों को लूट लिया जो भारतीय मूल का था। तो व्यापार करते थे वो श्रेष्ठी माने चेट्टियार माने ये वहाँ के उत्तर पश्चिम से आए हुए थे लंका, लेकिन गवाह की कमी के कारण पुलिस हिरासत से उसे मुक्ति मिली। एक बार पुलिस जासूस को छुरी मारने से हिरासत में लिया गया और कोलंब से 15 किलोमीटर की दूरी पर महर नामक प्रदेश में स्थित कारागार में उसे कैद रखा गया। ये महर नामक कारागार अभी भी है। तो मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आज भी है वो। फिर भी वो वहां से भाग गया। मल्लिगुड नामक वालव यानी धनवान की एक हवेली को लूटकर पुलिस से बचने के लिए वह अपने पिता का गांव यानी हलावत प्रदेश तक भाग गया। फिर भी वहां उसे शरण न मिलने के कारण उतुअंकंद पहाड़ के गुफाओं में अपने गिरोह के साथ रहने लगा। आप देखिए, ये है महर कारावास का वो कमरा, वो उसको बंद किया गया, बंदी रखा गया था, वो अब भी इसी तरह है। और आप देखिए, ये सुरंग के बारे में मैंने बताया। इस पहाड़ में अनेक सुरंग होने के कारण सभी सुरक्षित रहे, जिनमें से अन्य प्रदेशों तक जाने के लिए भी सुरंग रास्ते बने थे। आप देखिए, ये ऐसे सुरंगों की तस्वीर है, अभी भी ये संरक्षित है सुरंग। वहाँ के लोग इसे सुरक्षित रखते हैं। अंग्रेजों की राजकीय डाक गाड़ी जो कोलंब से नुवर तक जाती रही, उसे लूट लिया गया। उन सभी संपत्तियों को उसने गरीबों के बीच बांट डाला। इसलिए
उसका नाम अंग्रेज विरोधी लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोगों के बीच में छिपकर जीने का अवसर उसे मिलने लगा। साथ साथ इस प्रदेश के आसपास स्थित अन्य कई जगहों पर रमुक्कन, पोलगावेल, कुरुनेगल लूटमार बढ़ने लगे। औपनिवेशिक शासकों के लिए यह एक सिरदर्द ही बन गया जो असह्य था। प्रशासन कार्य में अनवरत बाधाएं आने लगी। कोलंब से नुवर तक आने जाने वाले ब्रितानी व्यापारियों को और उनके देशी सहायकों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप संबंधित प्रदेश में एक विशेष पुलिस थाना स्थापित किया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में केवल एक बटमार को पकड़ने हेतु स्थापित किया गया पहला थाना है ये। अंत में ब्रितानी शासकों ने सरदियल और मम्मले मरिकार के सरों के लिए 150 पाउंड के उपहार देने की घोषणा भी की। उसे पकड़ा जाना अत्यंत संकट का काम बन गया। सैकड़ों लोगों की सहायता के साथ इस गिरोह को पकड़ने के लिए अनेक अभियान चलाए गए, फिर भी वो भाग जाने की कला का पंडित ही रहा। बताया जाता है कि वो वेश बदलने में भी विशेषज्ञ रहा। एकदम बहुरूपिया की याद आती है मुझे। एक बार कुरुनेगल प्रदेश में आयोजित एक फ्रांसीसी नाटक देखने के लिए वो एक महिला के वेश में चला गया था। और एक बार नुवर प्रदेश में सिंहल नए वर्ष के समय में माने सारे समारोह और उत्सव होते रहते हैं। उस समय में सिंहल नए वर्ष के समय में आयोजित एक खेल में पोरापोल खेल माने नारियलों से ये खेल करते रहते हैं जो नारियलों से खेला जाता है। नव वर्ष के समय में भाग लिया था और उसी दिन संध्या में नाडगम नामक लोक नाटक एक पुलिस वाले के साथ बैठकर देख लिया। और आप देखिए ये कैसे विशेषज्ञ रहे वेश बदलने में। पुलिस वाले के साथ बैठकर एक लोक नाटक देख लिया। साथ साथ पुलिस वाले के बटुए को चुराकर एक पर्ची पर कुछ लिखकर उसमें डालकर उसे वापस नुवर पुलिस थाने तक भेज भी दिया। और एक बार वो महिला के रूप में वेश बदलकर नुवर शहर गया। एक ग्राम प्रधान द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार सरदियल अनेक रूपों में वेश बदलकर समाज में भटकता रहा, जो जहां तक कि एक बार पुलिस वाले के रूप में भी। यह भी बताया जाता है कि उसके पास एक हिनराज तैल नामक अद्भुत मंत्र बल सहित तेल सहित ताबीज था जिसके सहारे वो भाग जा सकता था और गोली उस पर नहीं चली, ऐसा बताया जाता है। ऐसी और भी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं उसके बारे में। 21 मार्च 1864 में एक विशेष पुलिस अभियान कार्यान्वित किया गया उसे पकड़ने के लिए। सरदियल का सहायक मम्मले मरिकार द्वारा गोली चलाए जाने से पुलिस सिपाही सभान की मृत्यु हो गई। लंका की पुलिस सेना में एक कार्यरत पुलिस वाले की पहली मृत्यु यह मानी जाती है, जो वर्तमान में पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही है ये माने ये पत्थर पर लिखा गया ये विज्ञापन उस समय के पुलिस महानिरीक्षक माने पुलिस के अधिपति ने ये लगाया था पीसी सभान की याद में। ब्रितानी शासक अनेक उपाय ढूंढने लगे उसको पकड़ने के लिए। लोगों को अनेक चीजों को देते हुए विश्वासघातों यानी दगाबाजों को पैदा करना चाहते थे। समय के चलते चलते सरदियल के गिरोह का एक आदमी जिसका नाम सिरिमला था पुलिस जासूस बन गया
जो पहले उनके जो सहायकों के नाम आ गए उसमें वो नाम था सिरिमला, पुलिस जासूस बन गया क्योंकि वो 150 पाउंड पाने की के लोभ में ये जासूस बन गया। ब्रितानी शासकों का उपाय काम करने लगा। अंत में लगभग 7,000 पुलिस और थल सेना के सिपाही इस गिरोह को पकड़ने के लिए नियुक्त किए गए। सॉन्डर्स नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को उस प्रदेश में भेज दिया गया, विशेष रूप से उसके ही विश्वासघाती गिरोह वाला सिरिमला की मदद से अपनी मां को देखने आते समय उसके घर पर सरदियल और मम्मले मरिक्कार को दुनाली बंदूकों सहित गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियां डाल दी गई और जंजीरों में बांध दिया गया। घर को जला दिया सेना ने। सोंडस नामक सरकारी अधिकारी ने किसी सिपाही के बंदूक को लेकर सरदियल के दाहिनी हाथ पर जोर से वार किया। गुस्से में हाथ टूट गया। आप देखिए इस तस्वीर में है उनका हाथ टूटा हुआ है। वो फांसी दी जाने के एक दिन पहले ये तस्वीर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजी कानून के तहत किसी वो इस तरह वो दुर्घटनाग्रस्त माने घायल कोई भी कैदी को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कानूनी कार्रवाइयों के बाद 7 मई 1864 में सरदियल और मम्मले मरिक्कार को राजद्रोही घोषित कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। नुवर शहर के बोगंबर नामक कारागार के पास भीड़ आने लगी इसे देखने के लिए। पुलिस सेना के अतिरिक्त थल सेना के सिपाही भी भारी संख्या में तैनात किए गए, जो कि कोई गड़बड़ न हो। ये दूसरी तस्वीर जो है ये मम्मले मरिक्कार, उनका विश्वासी पात्र, विश्वासी सहायक था। उनके साथ अंत तक आरंभ से आदि से अंत तक उनके साथ रहा ये मामले मरिक्कार। कुछ विद्वानों के कथनानुसार सरदियल केवल एक बटमार नहीं है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठाने वाला एक प्रादेशिक नेता ही है। साधारण लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता इसलिए बढ़ चढ़ गई कि अंग्रेजी शासकों के खिलाफ काम करने के लिए हर वक्त वह आगे आया। उसका विवाह नहीं हो पाया, फिर भी एक सिरिमली नामक गांव की युवती से उसका प्यार था। सरदियल ने एक बार सिरिमली को नाले में नहाते समय मगरमच्छ के ग्रहण से बचाया था। इसी वजह उससे प्यार हो गया। और साथ साथ और एक बात है, मेनका नामक एक मुसलमान महिला के साथ भी उनका संबंध रहा। कुछ लोग इसे लंका के रॉबिन हुड कहा करते हैं। E.G. हॉब्सबॉर्न का कहना है, ये उनकी एक किताब है, हॉब्सबॉर्न की किताब जो प्रिमिटिव रिबेल्स नामक एक किताब लिखी है E.J. हॉब्सबॉर्न ने, उसमें तो दुनिया के वो तमाम ऐसे बटमारों को माने लिटोरियों को, यानी ऐसे वो सरकारों के खिलाफ हथियार उठाने वालों को लेकर कुछ शोध किया था। उन्हीं के अनुसार ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुनिया में सामाजिक बटमारपन के सदस्य कहलाते हैं। सामाजिक बटमारपन माने वो उसमें वो समाज से संबंधित है, वो समाज विरोधी नहीं है, वो समाज का विद्रोह नहीं किया, केवल माने
शासकों के खिलाफ ही हथियार उठाए वे, और सामाजिक बंटमारपन के सदस्य कहलाते हैं इसलिए क्योंकि ये साधारण लोगों के साथ ही रहे। सरदियल एक सामाजिक बंटमारपन भी संभलता था और उसके साथ साथ एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री माने एक लिखित इतिहास भी उनके साथ चलता रहता है, माने चला आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी ये छोटा सा भाषण सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी अच्छा व्याख्यान रहा और एक इतिहास के एक ऐसे पन्नों से हम सब अवगत हुए जो हमारी नज़रों के सामने नहीं था। इसके लिए सादर प्रणाम आपको, इस सारे अध्याय से हमें वाकिफ कराने के लिए। इसके बाद सर अब अध्यक्षीय भाषण करो। हाँ उज्ज्वल जी, आप इसको संभाल लीजिए मैम। हाँ, मैं चाहता हूं कि अब रश्मि चौबे मैम इस कार्यक्रम को संभालें। धन्यवाद गणपत, सॉरी उज्ज्वल जी। रश्मि जी मैंने ज्यादा समय नहीं ले लिया मेरे ख्याल से। नहीं, बहुत बढ़िया रहा आपका व्याख्यान उपल जी। और आपने श्रीलंका, खासकर सिंहली भाषा, जो हम लोग कई नाम थे जो हम लोग अनभिज्ञ ही रहे होंगे, लेकिन उनको जाना और उसके बहाने सरदियल अपू जी का नाम लिया, उनके बहाने एक जन इतिहास, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे एक अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं, उनकी चर्चा की और सारी जानकारी दी। खासकर ये जानकारी मिली कि वहाँ पे लोग शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है वो बौद्ध मंदिर में दिया जाता, वो भी रेत पे बैठ के। ये बहुत अद्भुत जानकारी मिली। और श्रीलंका में एक हम लोग भी करीब से देखना चाहते हैं कि कैसे वो ब्रिटिश राज से अलग हट करके अपना कायम किए, वहाँ पर सिंहली भाषा को लेकर के क्या क्या काम हुआ है, तो जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नयन जी के परिवार के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो नयन जी के बहुत करीब थे उनसे मैं चाहूँगी कि वो कुछ अपनी जो यादें हैं उनके साथ वो शेयर करें। खास करके कुछ लोग हमारे साथ यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम अध्यक्ष को आमंत्रित करेंगे ताकि वो अपनी अध्यक्षीय वक्तव्य दें नागिन जी। लेकिन उसके पहले मैं बुलाना चाहूँगी, अगर SNR रिजवी सर जुड़े हों तो। नहीं, रिजवी साहब अभी लखनऊ की फ्लाइट में बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं दीपक राय जी जुड़े हुए हैं क्या? जी मैम, नमस्ते, मैं हूँ। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि नयन जी से आपका बहुत लंबा संबंध भी रहा है और एक साथ जुड़ के काम भी किया है, तो कुछ शेयर करें तो हम सब भी जाने और लोग, तमाम लोग बैठे हैं उनको वो जान पाएंगे। तो इतिहासकार दीपक जी, जो आजकल तो जयपुर में हैं लेकिन उनका ज़्यादा समय बक्सर में ही बीता है। दीपक जी। जी धन्यवाद मैम कि आपने याद किया। और दरअसल ये पूरा जो आयोजन है, मैं जब शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और उपल सर का व्याख्यान भी सुना मैंने, तो नयन जी को ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका लगा मुझे। और जो हम लोगों ने जो श्रीलंका का भी जो इतिहास पढ़ा, दरअसल वो प्रतिरोध का ही इतिहास है। और हम लोगों के आदरणीय मित्र, सीनियर मित्र कहता हूँ, कुमार नयन जी भी प्रतिरोध के ही प्रतीक थे। तो व्यक्तिगत रिश्ते तो जो हैं वो हैं, उन्हें मैं बहुत सहेज कर रखना चाहता हूँ, वो स्मृतियों में हमेशा हैं। लेकिन जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक हटी हुई कुमार नयन के नहीं रहने से,
वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि कुमार नयन जी से कैसा रिश्ता रहा मेरा, बल्कि मैं कहूँ कि सोशल और लिटरेरी एक्टिविज्म क्या होता है मैंने उन्हीं से सीखा। ये अलग बात है कि हालांकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पहले था, तो बहुत सारे संगठनों से, बहुत सारे इस तरह के मंचों से जुड़ करके मैं इस तरह की विचारशीलता और इस तरह की वैचारिकी का एक हिस्सा तो था। लेकिन सचमुच में लिटरेरी एक्टिविज्म है क्या, साहित्य है क्या, साहित्य पढ़ने का मतलब क्या है, साहित्य जीवन में क्या होता है, ये मैंने कुमार नयन जी से ही सीखा और जाना। और उनके साथ लगभग 20 वर्षों तक, मैं कहूँ कि 2000 से लेकर के और 2020 तक ये लंबा कालखंड रहा। और मैं जब जयपुर भी आ गया था तो जयपुर से मैं चलता था तो मुझसे अधिक कई बार वही फोन करते थे, कहाँ पहुंचला, मुगल सराय आ गिला तो चला। और मेरे बक्सर मेरे घर पहुंचने से पहले वे हाजिर होते थे। और इसलिए नहीं हाजिर होते थे कि सिर्फ मुझसे मिलना है, इसलिए हाजिर होते थे कि अगले घंटे या कम से कम कल कोई न कोई गोष्ठी, कोई न कोई मीटिंग, कोई न कोई प्रतिरोध सभा, कोई न कुछ होता था उनके यहाँ हमेशा। जब भी मैंने फोन किया उनको कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को कोई प्रतिरोध, कोई मीटिंग, कोई सभा करनी चाहिए, तो उनका कोई ये नहीं था कि ऐसा इसको कल करेंगे या परसों करेंगे, तो आप फोन करता रहे, अब आओ चलो जाओ, चलो निकला। तो अब फिर मैं निकला, वो निकले, और फिर साथ में 2 3 4 5 लोग। इससे इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे साथ 100 लोगों की भीड़ है, हम 2 लोग भी होते थे तो कोई न कोई किसी मंच पे चढ़ के, या तो मैं भाषण कर रहा हूँ वो सुन रहे हैं, वो अपनी गजल या भाषण कर रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, फिर 10-20 लोग इकट्ठे होते थे। तो ये अद्भुत साथ है, उनके साथ की इतनी यात्राएं हैं कि वो एक अलग किस्सा है, पुलिस के साथ जुड़ करके और उसके साथ जुड़ करके। मैं जिसको सबसे अधिक मिस करता हूँ वो है सांस्कृतिक सामाजिक क्षति, जो बड़ी क्षति सिर्फ बक्सर को लेकर के नहीं, मैं पूरे बिहार को लेकर के पूरे देश स्तर पे करता हूँ कि शायद प्रतिरोध की ऐसी कोई शिखा है जो इतने एक्टिव रूप से काम कर रही होगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैचारिक संपन्न लोग हैं, लेकिन जिस तरह से नयन जी रिस्पॉन्ड करते थे चीजों को, अपने समय को, अपने आसपास की संस्कृति को, अपने आसपास के समाज को, जैसे वो रिस्पॉन्ड करते थे, जैसे वो गढ़ते थे, वो मतलब लाजवाब है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। और दूसरी चीज ये कि कुमार नयन सिर्फ एक अच्छे गजलगो, सिर्फ एक अच्छे कहानीकार, वे गजलें लिखते थे तो जब गजलों का संकलन हुआ तो उसमें दुष्यंत के बाद और दुष्यंत के पहले की तरह की गजलें ऐसे देखा गया। मैं अगर कभी कोई ऐसी चीज लिखूंगा तो जरूर वो कुमार नयन के पहले और कुमार नयन के बाद की भाषा में होगी। लेकिन उन्होंने गजलें लिखी तो लाजवाब लिखी, कहानी लिखी तो कथाहंस पुरस्कार भी लिया, नाटक लिखा तो अभितो को पुरस्कार मिला उनको। यानी जो एक सच्चे सृजनधर्मी होते थे, सच में लिखने की कला, लेखन और उसको जीना, ऐसा नहीं है कि वो लिखते कुछ और थे, जीते कुछ और थे। और इसीलिए एक जेन्युइन साहित्यकार, एक जेन्युइन रचनाकार, एक जेन्युइन सृजनधर्मी, बुद्धिधर्मी, उसके सरोकार क्या होते हैं, इसको कुमार नयन से जाना जा सकता है। और उन्होंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई गजल लिखी हो और अगर मैं हूं वहां, फोन पर भी कई बार जैसे पूरी बातचीत हो गई आधे घंटे 1 घंटे की, तो फिर तुरंत उनका फोन आएगा, अरे यार जब मैं खातिर फोन करने तो भुलाइएगा नहीं, बत्ती उतारा के अरे गजल सुना। तो अब वो गजल सुनाते थे उनको। तो मतलब अद्भुत पर्सनालिटी थे, उनका कोई नहीं है। और मैं जो कि गजलों की बहुत समझ नहीं रखता हूँ, मुझे भी वो अपनी कोई ताजा गजल ला करके सुनाते थे कि तनी के ठीक कर, तनी बताओ एकरा में क्या होता, हल सुना। तो वो सिर्फ अपना ही लेखन नहीं करते थे, अपने आसपास के लोगों को एक वर्कशॉप की, कई वर्कशॉप की हम लोगों ने, कहानियों की, कविताओं की, कैसे कहानी लिखे, कैसे कविताएं लिखे, शिल्प क्या हो, उसमें संवेदना क्या होती है, क्या पढ़े, विचार क्या है, विचारशीलता, सब तमाम तरह की बातें। और सबसे बड़ा काम जो कुमार नयन ने किया, उन्होंने साहित्य की संस्कृति विकसित की, जिसमें हम जैसे बहुत सारे लोग निकले। तो ये उनको याद करने का मुझे लगता है कि पूरे समूह ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इतनी बातें हैं कि बहुत दिन लगेंगे उसको। तो शुक्रिया, थैंक यू मैम, आपने मौका दिया, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब मैं अगर सुरेश कांटक जी जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बुलाना चाहूँगी। सुरेश कांटक जी, वो भी सुरेश कांटक जी भी कवि हैं और साथ साथ इतिहास में उनकी गहरी दिलचस्पी है और नयन जी के साथ हमेशा उन्होंने जुड़ के काम किया है। सुरेश कांटक जी, आप सुन रहे हैं? लगता है जी जी जी, हाँ हाँ। तो आप नयन जी के साथ आपका जो कुछ भी यादें हैं, जो भी समय बिताया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। 2-4 मिनट ही सबके लिए है, क्योंकि काफी लोग हैं जी। जी, मैं नयन जी के साथ मेरी पहली मुलाकात कब हुई इसकी याद तो मुझे नहीं है जी जी, लेकिन मुझे याद है कि विजयानंद तिवारी के साथ वो रहा करते थे और तब वो रहते थे डुमरांव में ही। तब वो बक्सर में नहीं रहते, डुमरांव में ही रहते थे। और विजयानंद तिवारी चूंकि नौजनवादी सांस्कृतिक मोर्चा से जुड़े हुए थे और मैं भी जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा से जुड़ा हुआ था, तो जब मैं आता था बक्सर, तिवारी से बातचीत होती थी। ज्योति प्रकाश लाइब्रेरी में उनसे मुलाकात होती थी और बातें होती थी। बाद में तो फिर मैं नयन जी से जुड़ गया और नयन जी की क्रियाशीलता ने मुझे काफी आकर्षित किया और विजयानंद तिवारी जी मिलकर पत्रिका निकाल, एक जागरण पत्रिका निकालते थे, दोनों लगे हुए थे और तब से मैं उनसे जुड़ा। फिर वे ये साक्षरता अभियान से कुछ दिनों तक जुड़े और उसी सिलसिले में हम घर आए थे, हमारी बातचीत हुई थी यहाँ। मैंने जब भी उन्हें देखा, नयन जी को देखा, सड़कों पर देखा। हालांकि मैं उनके घर वाले घर में नहीं गया था, वो आ गए थे बक्सर में खलासी मोहल्ले में, तो मैं उनके घर भी गया कई बार, उनसे बातें हुई, लेकिन तो हमारी और उनकी मुलाकात बक्सर पर थी। और उसमें अपने अकेले चल रहे हैं तो झूमते हुए चल रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी दूर से ही दिखाई पड़ जाती है कि हाँ ये कुमार नयन है, टोपी लगाए हुए और पजामा और चप्पल पहने हुए। मैंने ये बात का जुड़ाव जो है बक्सर के आम लोगों से था, जितना ही उनका जुड़ाव शिक्षित वर्ग, साहित्यिक और संस्कृत कर्मियों से था, उतना ही उनका जुड़ाव आम लोगों से भी था। अभी था बक्सर जनसंस्कृति मंच के लिए, आयोजनों के लिए कविता वगैरह की जरूरत होती थी, तो मैं उनसे मिलता था और मिलता था तो हाँ चल जी, सम्मेलन के लिए सहयोग करवाते थे। तो उनका संग्रह है, तो उस संग्रह दे दिया। बाद में फिर वो जुड़ गए। फिर भी संगठन कभी बाधित नहीं किया उन्हें, उनके कार्यों में सब करके काम करते हैं कि जो है होते हैं जी, इसी का स्वभाव
चाहे पुलिस का विरोध करना हो, महंगाई का विरोध करना हो, चाहे हो और उसके लिए विरोध करना हो, ये तमाम विरोध विरोध की संस्कृति उनके रग रग से जुड़ी हुई थी और तमाम चीजें उनकी गजलों में भी आती थी। मैंने जब भी देखा कुमार नयन जी को, मैं एक आया था रघुनाथपुर में, हम लोगों को हम लोगों की एक छोटी संस्था थी रचना, तो उस रचना के द्वारा तो हमें घूम घूम करके कविताओं का पाठ करते थे और तो अगर बगल के में 15-20 से जुड़े हुए और हफ्ते इस हफ्ते एक गांव में, दूसरे हफ्ते दूसरे गांव में, कभी डेट तय करके जाते थे और रचना गोष्ठियां करते थे। उसी दौरान हम लोगों ने एक रचना गोष्ठी की थी रघुनाथपुर में और वहाँ कुमार नयन जी को बुलाया था और कुमार नयन ने अपनी गजलों से तमाम लोगों को आकर्षित किया था, मन मोह लिया था और वे हमारे एक तरह से हमारे सदस्य हो गए थे। तो और भी बातें हैं कुमार नयन जी के साथ और जिसे बाद में कभी मौका मिला तो हम शेयर करेंगे। बस, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कांटक जी। अब मैं शशांक शेखर जी से कहूँगी कि वो कुछ अपनी स्मृतियों में जो भी संजोए हैं तो जरूर साझा करें। जी, सबको नमस्कार। और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो कुमार नयन को जानते हैं, लेकिन मैं उनकी जन्मभूमि से हूँ। कुमार नयन की जन्मभूमि डुबरांव की थी और मैं भी डुबरांव का हूँ। और उनकी सबसे बड़ी खासियत मुझे एक ही लाइन में कहना है कि वो चलती फिरती सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यशाला थे। जी। जहां कोई साहित्यकार मिल गया और नवोदित साहित्यकार जो लिखना पढ़ना शुरू कर रहा है, उसे भाषाई ज्ञान और कहीं त्रुटि है तो तुरंत वहीं बैठकर उसे एडिट कर देना और उसे मार्गदर्शन करना उनकी खासियत में थी। और हम चूंकि अखबारी दुनिया से थे तो हमें बराबर निगेटिविटी सोचने की आदत बनी हुई थी कि फलाने में कैसे कुछ मैंने कभी निकाल लिया जाए। तो हमारी आदत थी कि जो भी कुछ आयोजन हो रहा है तो उसके खिलाफ कुछ उनसे मटेरियल खोजते थे, कुछ बताओ। तो कोतरंग ना जो तू सोच लो वो नहीं के उनकर कहे का मतलब है ही रहला। तो हर जगह सकारात्मकता का बोध कराना उनकी आदत थी हमारे संदर्भ में। कहलन कि जानते रह जो तू निगेटिव सोचते रहो वो बात तू ना रहे उनका संगे, बात हे तरीका से जो तारा समझ में आई ला। तो प्रतिरोधी क्षमता जो मैंने हमारा शुरू होता था उसको तुरंत सकारात्मकता में लेकर कहते थे कि ना हेतर लिखा। तो धीरे 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 मुझे सकारात्मकता की ओर जोड़ने का उन्होंने प्रयास कर दिया और मुझे लगा कि इस तरह से कई मेरे दुश्मन उन्होंने समाप्त करके मुझे अच्छे मित्र बना डाले। तो एक बड़ी चीज हमें उनसे ये मिली, क्योंकि हम भी अपने आप को तलवार की धार पर ही जीना हमको अच्छा लगता था। अभी एक शिक्षा के क्षेत्र में जो सर बता रहे थे, श्रीलंका वाले सर, कि आज भी बौद्ध मंदिरों में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सुन के ये अजीब सा लगा हमको कि आखिर देखिए शिक्षा के की क्या व्यवस्था इंडिया में और क्या है श्रीलंका में, कि जिज्ञासा जो आदमी की है वो मंदिरों में भी पूर्ति हो जा रही है। हाँ? और हमारे यहाँ विद्यालयों में भी बच्चे जाने से कतरा रहे हैं। तो एक ही चीज लगा, बहुत अच्छा लगा सर का बात कहें कि कुछ नई चीजें हमको सुनने को अच्छी लगी। और नयन भैया जब हम आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी के दौर में थे तो इनके मोटिवेशन से हम कुछ और बेहतर काम किए। तो हमको लगा कि हमारे आगे पीछे कोई बड़ा भाई नजर नहीं आता था। अब बगल में हमारे पड़ोसी दीपक राय जी हैं, तो अक्सर दीपक से बातचीत होती थी कि नयन भैया के पास समझाई ना, आज छोड़ी ना उनकर बात, क्या बतावे के पास। लेकिन हमको बाद के दिनों में नयन भैया कुछ कह देते थे तो हमको लगता था कि नहीं, ये एक मेरा अभिभावक का आदेश है, वो काम हमको करना है। और एन केन पड़ाकेन वो काम में करवा के दम मानता था। अभी हाल में उनकी स्मृति में जो सभा हुई थी घर पर, मैंने उनके परिजनों से भी कहा कि उनके लिए एक ट्रस्ट हम लोग बनाए और उस ट्रस्ट के नाम पर वो संस्था संचालित रहे ताकि लंबे कालखंड तक
और कोई याद नहीं करे, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े रहे उस संस्था से जुड़कर उन्हें याद करने का एक भरपूर हम लोग प्रयास करें। आज के दौर में हर आयोजनों के लिए मैम पैसे की जरूरत थी। एक कुमार नयन की खासियत थी कि बिना पैसे के सारे आयोजन करा देते थे। किसी को माइक बोल दिए करने के लिए, किसी को चाय बोल दिए करने के लिए, और ज्योति लाइब्रेरी उनके लिए जगह था। सबका आयोजन चिकी बोल रहे थे, वहां मिलते थे। उनके लिए अर्थ कोई समस्या नहीं थी कि बिना पैसे के कोई आयोजन नहीं हो पाएगा। इस मिथक उन्होंने तोड़ दिया था। बिना पैसे के भी अच्छे अच्छे सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन वो कराते रहे। तो उनके अभाव को लंबे समय तक ये बिहार जो है कि नहीं याद रखेगा। मेरा मानना है बक्सर तो याद करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा दुर्लभ प्रतिभा लंबे माने अगर, और ये हमारे समझ से लगता है कि इसकी भरपाई नहीं होने वाली जी। और देवेंद्र जी के सार्थक प्रयास से इतने लोग एक साथ एक मंच पर जुड़े, इसलिए इस सार्थक पहल के लिए एक बार इनको प्रोड्यूसर धन्यवाद और आभार की। ऐसी सकारात्मक सोच आपकी है और उनकी उस प्रतिमूर्ति जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे, उन्हीं यादों को हम लोग जीवटता के साथ याद रखें तो उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपने हमें बोलने का अवसर दिया, कई यादें हैं, अब मन भावुक हो रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कहीं किसी मोड़ पर किसी चौक पर वो नजर आ जाते हैं टोपी वाला बंदा, लेकिन अब शायद ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए इसी बहाने हम सब लोग जुड़कर कुछ अच्छी चीजों का सृजन करें उनकी याद में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, सही सचमुच आपने भावुक बना दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि नयन जी अभी भी हम लोगों के बीच में ही हैं और रहेंगे हमेशा। उनकी गज़ल, उनकी शायरी, उनकी कविताएं सभी सामने रहेंगी। अब मैं मुकुल जी भी हैं, लक्ष्मीकांत मुकुल जी, अगर वो कहना चाहते हैं कुछ भी। उन्होंने भी बहुत समय बिताया है उनके साथ, कार्यक्रम में मैंने देखा है उनको, तो वो दो शब्द कहना चाहें तो जरूर कहें। अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए मुकुल जी। मुकुल जी थोड़ा ताजगी ले आए। मुकुल जी लगता है कि नेटवर्क लग रहा है हाँ नेटवर्क चली गई है। फिर उनको उन्हें फिर दोबारा आमंत्रित कर लेंगे। उसके पहले मैं पंकज कुमार, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं नयन जी के लिए तो जरूर कहें, वो उनके परिवार के ही हैं। पंकज जी। जी बिल्कुल मैडम, नमस्कार आप सभी लोगों को। और इस आयोजन के लिए परिवार जो है आभार व्यक्त करता है। कुमार नयन पूरे देश और राज्य और जिले के हैं। दरअसल हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। मैं उनका भतीजा हूं और बचपन से ही मैं उनको देखते आया। उसके जब उनकी पत्रकारिता चलती थी बक्सर में, जब वो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, तब व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या होते हैं पत्रकार, क्या होते हैं साहित्यकार। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, उनको देखते गए, समझते गए, तो उनकी बातें जो हैं हम लोगों को गढ़ती गई।
हम लोगों को पता भी नहीं चला कि हम लोग कैसे गढ़े जा रहे हैं। और मेरी आवाज जा रही है ना मैडम? हेलो, कैसे एक साहित्यकार एक समाज परिवार को लोगों को कैसे गढ़ता है, तो हम लोगों को पता नहीं चला और हम लोग गढ़ते गए। ये एक अद्भुत रहा। किताबें बाद में पढ़े हम लोग कि तर्क क्या होता है, कैसे किसी चीज को मान लेना है, नहीं मानना है। लेकिन तर्क करने की शक्ति जो है, उनसे हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी चीज को यूं ही नहीं मान लो। बाद में हम लोगों ने बुद्ध को पढ़ा तो पता चला कि ये तो बुद्ध ने कहा है, और ये तो हम लोग बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, उनसे सुनते आ रहे हैं। तो कुमार नयन एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो समाज को गढ़ते गए। और वो डुमराव के रहने, हम लोग डुमराव के हैं। डुमराव मैंने कभी, मेरा बचपन नहीं गुजरा, बचपन मेरा बक्सर गुजरा, लेकिन डुमराव का जो 70 का दशक है, 80 का दशक है, मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि डुमराव 70 और 80 के दशक में वहाँ कौन लोग थे, कैसे डुमराव में सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, और क्या वहाँ संघर्षशील जो लोग थे, उनकी हर चीज को कुमार नयन ने बड़े ही बारीकी से बताते थे, अपने ज़हन में रखे हुए थे। तो ये एक साहित्यकार में एक अतीत कैसे छुपा रहता है, ये पता चलता है। और हम लोग बक्सर में कभी बागी जी को नहीं देखे, हम लोग बक्सर में ज्योति प्रकाश, कॉमरेड ज्योति प्रकाश को नहीं देखे, उनके समय को नहीं देखे। लेकिन जब भी कुमार नयन से बातें होती थी तो लगता था कि हम बागी जी से मिल रहे हैं, हम कॉमरेड ज्योति प्रकाश से मिल रहे हैं। तो यही तो होता है कि साहित्यकार जो होते हैं अपने समाज को कैसे गढ़ते हैं और अपने समय को कैसे आगे लेकर चलते हैं। और वो बताते हैं कि समय अपने इतिहास को बताते हैं, अतीत को बताते हैं। तो कुमार नयन से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। ये हमारी व्यक्तिगत क्षति होते हुए एक देश की क्षति है, समाज की क्षति है। और कुमार नयन, सबसे अच्छी बात तो ये रही कि युवाओं की जो टोली रही वो उनके साथ रही। बक्सर में कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं रहा जहाँ वहाँ उनके लोग नहीं रहे। और अक्सर शाम में युवाओं के साथ उनकी बैठकी होती थी, मैं खुद उनके साथ बैठता था। बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि मैं उनका भतीजा हूँ। हम लोगों में जब बातें होती थी तो बहुत सारे लोग या नहीं जानते थे कि ये आपके भतीजे हैं, और हमसे ऐसी ऐसी बातें होती थी तो लगता था कि ये भतीजे नहीं, ये इनके साथ में रहने वाले लोग हैं। तो एक समाज को गढ़ कर गए हैं कुमार नयन, एक युवा वर्ग को गढ़ कर गए हैं यहाँ पर। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत ही गहराई के साथ जुड़े तो हैं ही, परिवार के हैं, लेकिन एक समाज में उनके साथ आप साहित्यिक गतिविधियों में जो साथ रहा आपके साथ उनको आपने शेयर की। साथ ही साथ वो समाज को सही मायने में गढ़ते थे। बिल्कुल ही लगता नहीं था कि वो कैसे आपको अपने करीब ले आते थे और समय के साथ इतिहास को उसमें जोड़ते चले जाते थे। तो ये उनकी खासियत थी। अब मैं प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी बैठे हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, जो हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वे लगातार हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ते रहे, तो मैं चाहूँगी कि वो अगर 2 शब्द कहना चाहते हैं तो ज़रूर वो कहें, हमें अच्छा लगेगा। प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार, आप सबको प्रणाम। अच्छा लग रहा है आप सबको सुन करके। धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कभी कुमार नयन जी से कोई ऐसा संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, सिर्फ मेरे ख्याल से उनके बारे में पढ़ा तो है कुछ थोड़ा बहुत, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वे ग्रामीण स्तर पर जो काम कर रहे थे वो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री एक तरह से उपलब्ध करवाते रहे हैं। और जो खास करके इंडोलॉजी का जो एक ध्येय होता है वो ये होता है कि हम क्षेत्र में जाकर के काम करें और जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च उस पर ध्यान दें। तो उस तरह से मेरा कभी दुर्भाग्य से बिहार या आपके उस क्षेत्र में कभी जाना नहीं हुआ। हालांकि
पूरे भारत में जाते हैं, दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय तो मेरा क्षेत्र है ही, लेकिन उस तरफ कभी जाने का अवसर नहीं मिला। मैंने इनके बारे में, कुमार नयन जी के बारे में, जब उनकी डेथ हुई थी तब जरूर कुछ खबरें सुनी थी और बड़ा दुख हुआ हम सबको। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं और प्रोफेसर चौबे ने जो ये किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसकी कमी थी, इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। और यूरोप में भी इस पर अभी ज़्यादा काम नहीं हो रहा। 60s में कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ एक तरह से बंद हो गया। तो उस दृष्टि से मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों का जो ये वेबिनार या जो काम का आप लोग कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहूँगा आप सभी का। उपुल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी श्रीलंका के बारे में, उपुल जी को नमस्कार। और मैं सोचता हूँ कि हाँ, जरूर आने वाले समय में कुछ हो सकेगा तो हम भी कुछ यहाँ से कुछ करेंगे आप लोगों के साथ जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी। अब मैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे को बुलाना चाहूँगी और वो नयन जी के साथ बहुत काफ़ी लंबा समय बिताया है, तो वो कुछ बातें साझा करें। अनम्यूट। हाँ, आप सबको नमस्कार और आभार सबके प्रति। यद्यपि यह कार्यक्रम हम लोग के क्रिएटिव हिस्ट्री का कार्यक्रम है या बक्सर हिस्टोरियन ग्रुप का कार्यक्रम है, लेकिन जाहिर है कि इसमें भट्ट साहब भी, राम प्रसाद भट्ट साहब हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से जुड़े हैं। उपल जी श्रीलंका के किलानिया यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं और आजकल कोलंबो यूनिवर्सिटी में जो समकालीन भारत अध्ययन जो केंद्र है उसके डायरेक्टर भी हैं, जो भारत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। और जब हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे तो दो लोग मेरे जहन में थे, लेकिन थे और फिर हम सुरेश कांटक जी भी मेरे जहन में थे, जो उनसे बहुत लंबे समय से जुड़े थे नयन जी से। मैं चाहता था कि यह हम लोग की योजना थी कि गांव से जुड़े व्यक्ति इस पर काम करें, लेकिन अच्छा लगा कि उपल रंजीत जी ने श्रीलंका के पास के कोलंबो के पास के एक ऐसे गांव को इस पूरे नैरेटिव्स के लिए, हिस्ट्री के लिए सामने लाए जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ा था। और जाहिर है कि मैं जब उनको सुन रहा था उनके पूरे व्याख्यान के, कैसे धीरे धीरे एक प्रतिरोध की चेतना निर्मित होती है। और आप मान कर चलिए कि स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष चाहे भारत का हो, चाहे श्रीलंका का हो, या जितनी कॉलोनियां रही है पूरी दुनिया में, एक तरह से अंग्रेज की बड़ी पुरानी लड़ाई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, इतना मतलब पूरी दुनिया पर। और लोग कहते हैं कि एक युद्ध जब इंग्लैंड में फ्रांस में हुआ तो फ्रांस उस लड़ाई में हार गया था और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सत्ता धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ती गई। आप गौर करेंगे कि नयन जी से मेरी मुलाकात 2000 के आसपास हुई थी। मेरी कहानी इंडिया टुडे में 2 किश्तों में छपी थी, उत्तर कथा के नाम से। वह कहानी बक्सर पर केंद्रित थी, बक्सर के गांव के एक मठ पर थी और उस मठ के बहाने उधर के पूरे सोशल हिस्टोग्राफी मैंने किया था उस कहानी के जरिए। और मुझे अच्छा लगा उस कहानी के जरिए पूरे बक्सर क्षेत्र में मुझे जाना गया। जब मैं पहली बार बक्सर गया कहानी छपने के बाद, तो मुझे याद है कि नयन जी को कहीं से पता चल गया था कि मैं बक्सर आ रहा हूँ, मेरा गांव बक्सर के पास अहरौली गांव है। और जब मैं बक्सर रेलवे स्टेशन पर उतर रहा था तो वहाँ माइक से एक नाम अनाउंस हो रहा था कि प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जहाँ भी हो रेलवे स्टेशन मास्टर के कमरे में चले आए। तो अचानक मुझे लगा कि मेरा नाम कौन पुकार रहा है। मैं बहुत चकित हुआ कि फिर अचानक जब पहुंचा स्टेशन मास्टर के पास, देखे वहाँ नयन जी थे, आपके प्रोफेसर डॉक्टर दीपक राय वहाँ बैठे हुए थे और बक्सर के काफी 10-15 साहित्यिक जन थे। तो नयन जी से वह मेरी पहली मुलाकात थी रेलवे स्टेशन पर। कहा कि देवेंद्र जी, आपको मैं बहुत अच्छी तरह आपकी कहानी से मैं जान गया कि आप कौन हैं। और यह अद्भुत मुलाकात थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कहानी तो इंडिया टुडे में कई लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस कहानी का बक्सर में पाठ करिए और पब्लिक पाठ करिए। और फिर बक्सर का जो किला का मैदान है, जो अंग्रेज का एक तरह से सेंटर था वहां पर ब्रिटिश काल में,
जहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई, वो गंगा नदी के तट पर बना हुआ। कभी भट्ट साहब उपल जी कभी बक्सर की यात्रा करेंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर दृश्य है। आज भट्ट साहब ने देवप्रयाग का शायद मेरे साथ सीन शेयर किया था, वो गंगा नदी है, उधर वह नदी है, कैसा सुंदर दृश्य होता है। तो बक्सर का जो रामरेखा घाट है, बक्सर का किला है, वैसा ही सुंदर दिखाई देता है। लगता है पहाड़ पर पूरा किला बना हुआ है, पीछे गंगा नदी बह रही है। तो उसी किले के मैदान में मेरा कहानी पाठ हुआ पब्लिक के बीच में उत्तर कथा का। और जैसा अभी दीपक राज जी भी बता रहे थे, शशांक शेखर भी बता रहे थे कि मैं भी बक्सर शहर में एक तरह से चलती फिरती सांस्कृतिक गतिविधियों की एक तरह से मसाल की तरह थे। अब आप कह सकते हैं कि बक्सर शहर की पहचान, साहित्यिक पहचान जो थी कुमार नयन से थी, या सांस्कृतिक पहचान कुमार नयन से थी, और उसी तरीके से बक्सर बाहर था, बक्सर उतना ही उनके अंदर भी था। और मुझे याद है कि वहाँ करीब 200-250 लोग थे, किला के मैदान में थे, टेंट लगा था, मैं खुला मंच से मैं कहानी का पाठ कर रहा था, लोग सुन रहे थे, और फिर लगा कि मतलब ये बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए उपलब्धि की तरह है, और आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। उसके बाद फिर बक्सर जब भी जाना हुआ 2010 तक आप कह सकते हैं, रश्मि जी ने भी बताया, जब भी जाना हुआ नयन जी के साथ, कभी किसी कार्यक्रम में, कभी किसी कार्यक्रम में। और कई बार जब हम लोग ने 2014 में जब बक्सर युद्ध के जब 250 साल मनाया जा रहा था खास करके, तो क्रिएटिव हिस्ट्री ने और बक्सर हिस्टोरियन ग्रुप ने एक ज्वाइंट रंगश्री के साथ मिल करके, रंगश्री के अध्यक्ष अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं महेंद्र प्रसाद सिंह जी, उस समय वहां से सचिव थे रंगश्री के। तो हम लोग ने 4 जगह कार्यक्रम रखा था, चौसा में फिर रखा था, फिर आपका वहां रखा था। तो हम लोग ने यह तय किया, नयन जी ने, दीपक जी ने यह तय किया कि ठीक है कार्यक्रम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम एक मार्च करते हैं बक्सर युद्ध के गांव से लेकर के बक्सर शहर तक, तो कितना अच्छा कार्यक्रम होगा। अब भट्ट साहब कल्पना करिए कि करीब 5 कोस की वो दूरी थी, तो खैर थोड़ी दूरी हम लोगों ने गांव से लेकर के पक्की सड़क तक पैदल मार्च किया, और फिर उसका शहर के पहले हम लोग आए, फिर शहर से लेकर के किला के मैदान तक वह मार्च हुआ। और मतलब बैनर पकड़े थे, दूसरी तरफ कुछ लड़के थे, फिर सब लोग बैनर के साथ चल रहे थे। और फिर बक्सर शहर में एक अलग सा कि ये पूरा जुलूस कहाँ से आ रहा है। बड़े बैनर में लिखा था 250 वर्ष बक्सर में मनाया गया। फिर किला के मैदान में वो सारा कार्यक्रम हुआ, और अगले दिन अखबार में खबर छपी, बक्सर के अखबार में। संयोग से मतलब इस कार्यक्रम की खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग गई, और उन्होंने चिट्ठी लिखी क्रिएटिव हिस्ट्री को। मतलब रश्मि जी के पास चिट्ठी अभी है कि बिहार सरकार तो इस युद्ध को भूल गई, बट आप लोग ने इस युद्ध का मतलब 250 साल को मनाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वाकई मतलब कहा जाता है कि कोई ना कोई नोटिस लेता है आपके काम को। खैर वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन यह इस तरह का दुस्साहस मतलब कुमार नयन करते थे। मुझे बार बार लगता है कि नयन जी जैसे लोग, कुमार नयन ने बक्सर में भी और जहां भी रहे हुए, वो साहित्य को या बौद्धिकता को, विचारों को एक तरह से बंद कमरे से लेकर के बाहर आए और उसको सड़क पर ला करके पूरी जनता के बीच फैला दिया। ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हम लोग तो कार्यक्रम हॉल में करते हैं, ऑडिटोरियम में करते हैं, और फिर हमने वही परिकल्पना जब 2010 में क्रिएटिव हिस्ट्री का पहला कार्यक्रम हुआ, बक्सर ग्रामीण लेखक इतिहासकार सम्मेलन हुआ, तो हम लोगों ने उस पहले कार्यक्रम के संयोजक कुमार नयन ही थे, जिन्होंने बक्सर में पूरा कोऑर्डिनेशन किया। पटना से बड़ी प्रसिद्ध लेखक प्रेम कुमार मणि आए, उन्होंने भाषण दिया। सासाराम से लोग आए, सासाराम से सभी का एक तरह से पूरा प्लेस रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। तो बक्सर तो पूरा का पूरा इतिहास से चारों से घिरा हुआ है। एक तरफ सोचिए कि 1539 का चौसा युद्ध हुआ था, बक्सर से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में हुआ था, गंगा नदी के तट पर हुआ था। और ठीक पूरब में बक्सर से 5 कोस की दूरी पर 1764 का बैटल ऑफ द बक्सर हुआ, और आज भी पूरी दुनिया में लोग बक्सर को बैटल ऑफ द बक्सर के रूप में जानते हैं। और ये दोनों युद्ध, 1539 का युद्ध और कहिए कि जो आपका युद्ध था 1764 का, इसने पूरे के पूरे भारतीय मध्यकाल के, भारत के मध्यकाल के इतिहास को और आधुनिक काल के इतिहास को पूरा बदल के रख दिया, पूरे भारत को प्रभावित किया। हुमायूं का हारना एक बहुत बड़ी हार थी मुगल सल्तनत के लिए। और वैसे हेक्टर मुंडो ने जो पूरा युद्ध विजय प्राप्त किया बक्सर के लोगों, बक्सर में जो पूरा वार हुआ कथकौली गांव में, उसने भी पूरे के पूरे एक तरह से हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत या ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को बढ़ाने में मदद की। और जब मैंने इस पूरे प्रसंग पे कविता तानाशाह लिखी, पिछले 4 जनवरी को छपी थी प्रभात खबर में, तो नयन जी का फोन आया। नयन जी का फोन इतना बढ़िया फोन था
कि कहा कि देवेंद्र जी आपने तो पूरे बक्सर को इस कविता में उतार दिया और मैं कविता को जी रहा हूँ और मैं इस कविता को अनुवाद करूंगा, कविता का अनुवाद करूंगा। और उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि नयन जी को इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, और उन्होंने कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया तानाशाह कविता का। और खैर कविता अभी कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर में मैंने भेजा छपने के लिए, जब छपेगी तो हम लोग शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ। मेरे कहने का मतलब कि नयन जी मतलब एक बहुत बड़े मतलब प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तो थे ही, बहुत बड़े लेखक थे, और जिससे वाकई जिसे हम जनवादी लेखक कहते हैं, उस पार्टी लाइन को छोड़ दीजिए तो सही मायने में जनवादी लेखक थे। और उन्होंने साहित्य को बक्सर के पूरे मतलब स्प्रेड कर दिया पूरे मतलब शहर में। और वाकई मतलब शशांक शेखर ठीक ही कह रहे थे कि अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और नयन जी कहीं पर टोपी लगाए, लंबा कुर्ता पहने किसी चौराहे पर 3-4 लोग को भाषण देते दिखाई पड़ जाएंगे। और वाकई में जब भी बक्सर शहर जाता तो कहीं ना कहीं नयन जी मुझे ऐसे ही मिलते थे, और फिर हम गाड़ी छोड़ कर उतर जाते थे, फिर उनसे बात करते थे, फिर हम लोग पैदल शहर में घूमने लगते थे। तो वाकई नयन जी को, मेरे पास भी बहुत सारे किस्से हैं लेकिन इसको अभी समाप्त करेंगे। अभी हम लोग अपने नागेंद्र नाथ ओझा जी को सुनना चाहेंगे, और नागेंद्र नाथ ओझा जी भी डुमरांव से हैं, रश्मि जी उनके बारे में परिचय देंगी। लेकिन नागेंद्र नाथ ओझा जी बहुत हार्डकोर एक्टिविस्ट रहे। भट्ट साहब, आप मान कर चलिए कि बक्सर के क्षेत्र के ग्रामीण इतिहास की जितनी गहरी जानकारी नागेंद्र नाथ ओझा जी को हो उतना किसी को नहीं है। उनकी जबान में, उनके दिमाग में पूरा इतिहास फैला हुआ है और इतने रेफरेंसेस उनके पास हैं। पहली बार जब उन्होंने 2013 में जब हमारे कार्यक्रम से जुड़े, वह कार्यक्रम अहिरौली के गंगा तट पर हो रहा था, और वहां पर जब मैंने सुना उनको बहुत सारे रेफरेंस देते, तो मैंने कहा कि नेता तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन ऐसा नेता, जन नेता और जनता से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम मैंने देखा जो पढ़ा लिखा भी हो। तो नागेंद्र नाथ ओझा बहुत गहरी समझ रखते हैं भारतीय समाज की, भारतीय राजनीति की, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की भी गहरी जानकारी है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के जरूर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी उनकी मतलब भारतीय जन समाज में दिलचस्पी है, उसी बक्सर शहर में जो बहुत सारी चीजें विस्मृत हो गई थी। अभी उज्जवल जी ने शुरू में बताया कि कैसे वहाँ कमलदह तालाब था, जो पूरे उसका बहुत ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस, उसको उन्होंने दोबारा बनवाया उसको, और बहुत सारे ऐसे काम किए। मतलब वो, अगर उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का ठप्पा नहीं रहता तो लोग कहते कि कोई मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है जो ऐसा काम कर रहा है, धर्म से संबंधित चीजों को ठीक करना, रामरेखा घाट को लेकर काम करना करवाना। वाकई मतलब बहुत बड़े लीडर्स हैं और उतने ही बड़े थिंकर हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मतलब नयन जी उनके बहुत करीबी रहे हैं। और रश्मि जी ने ठीक कहा कि हमने जब मेरा गांव मेरा इतिहास ये व्याख्यान सीरीज शुरू किया था, तो जो पहला आदमी व्याख्यान का नाम हमारे जहन में आया था वो कुमार नयन ही थे, और अध्यक्षता के लिए जो पहला नाम है वो नागेंद्र नाथ ओझा जी ही थे। और इसीलिए जब ये सारा मतलब उनका निधन हुआ तो फिर हमारी समिति ने तय किया कि यह व्याख्यान अब उनके नाम पर कर दिया जाए, और पहला व्याख्यान भी वही मतलब कुमार नयन तो अब नहीं है, लेकिन हमने कहा कि उपल जी श्रीलंका के इतिहास के बहाने, गाँव के इतिहास के बहाने। और वाकई में जो उपल जी को दोबारा कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, उपल जी को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था ये तो मेरे अहिरौली और कथकौली गांव की कहानी कह रहे हैं, जहां पर मतलब वो अंग्रेज बिल्कुल, उपल जी आप नहीं मानेंगे, जब यहाँ शशांक शेखर, दीपक राय जी बैठे हुए हैं, ओझा जी बैठे हुए हैं, हेक्टर मुनरो ने उस गांव को 7 बार उजाड़ा, वहां के परवेज आलम बताते थे, और कहा कि इस गांव के लोगों ने मेरा इतना विरोध किया कि 2.5 घंटा संघर्ष होता रहा, मुझे मतलब मेरा मुकाबला करते रहे, करीब 200-250 लोग थे। समय पर न नवाब की फौज आई लखनऊ के, न बक्सर की फौज आई मतलब समय पर। मीर कासिम के पास छोटी सी टुकड़ी थी, वहां के 2 योद्धा थे जो के साथ मिल के लड़े, और उनको मतलब बिल्कुल मतलब तो हराया उनको, और पूरा का पूरा उस कथकौली के आसपास का जो खेत है लाशों से पट गया, तलवार भाले बर्छी खेतों में बिखरे हुए थे, जिसको बाद में गांव के लोगों ने इकट्ठा करके गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में डाल दिया, उस पर एक बरगद का पेड़ लगा दिया। जब कभी आप लोग बक्सर आएंगे तो वह पेड़ अभी भी आपको बड़ा 250 साल का पेड़ दिखाई पड़ेगा। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं समाप्त करूंगा। और वाकई मतलब उपल जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया कि कैसे एक तरह से गांव की जनता प्रतिरोध का इतिहास रचती है, और वाकई प्रतिरोध जो शहर में हुए उसमें अगर आप कभी डाटा को इकट्ठा करेंगे, उसमें बड़ी संख्या गांव के लोगों की थी, किसानों की थी, मजदूरों की थी। इन लोगों ने मिल करके, गांधी के साथ ये लोग देश में चलते थे और इन्होंने बड़ा प्रतिरोध की संस्कृति कायम की। तो इसीलिए मुझे बार बार लगता है कि गांव का इतिहास भी राष्ट्र का ही इतिहास है, वो अलग से नहीं है। हाँ, उसको थोड़ा बिलो टू द अर्थ देखने की जरूरत है। तो जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आग्रह करूंगा रश्मि जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
हाँ बस रश्मि जी जी रश्मि जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहली बार श्रीलंका के किसी गांव के इतिहास के बारे में हिंदी में ऐसा प्रस्तुतिकरण हुआ है। वो इतिहास की पहली बार। ये तो बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब मैं कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है, लेकिन एक नाम जो रह गया है, बस 2 मिनट वो भी बोल लें तो मुझे हम लोगों को अच्छा लगेगा। डॉक्टर गणपत को मैं बुलाना चाहूँगी, जो बहुत दिनों से हम लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। नयन जी को उन्होंने देखा है, उनके साथ जुड़ के काम किया है। तो डॉक्टर गणपत, अगर आप जुड़े हुए हैं तो 2 शब्द। जी मैम, नमस्कार जी। कुमार नयन एक ऐसा नाम है जो कि आज के दौर में ऐसे लोग हमें दुर्लभ है हमारे लिए, हमें आसानी से मिल नहीं पाते। जी। मैं पहली बार 2010 में वहाँ पर क्रिएटिव हिस्ट्री का कार्यक्रम था बक्सर में, उसी में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जैसा भी हम लोगों ने सुना उनके संस्मरणों में कांटक जी से, शशांक शेखर जी से, देवन जी से, तो ये सब आप वहाँ देखते, मतलब मैंने वही सब कुछ महसूस किया जो उन्होंने बोला है। पंकज जी ने जैसा बताया कि तो उनके साथ हम घूम रहे थे बक्सर या आसपास के गाँव में, तो जिस तरह से बहुत स्कूल या कॉलेज जाने वाले जो विद्यार्थी BA के उम्र के होते हैं, वो जिस सहजता से आकर उनसे मिल रहे थे, तो वो सब बात उनमें दिखाई पड़ती है। एक कार्यकर्ता के रूप में और एक गजलकार के रूप में वे एक नायाब व्यक्ति थे। उसके बाद वे दिल्ली भी आए तो उनसे मुलाकात हुई थी। उनकी गज़लें लोकप्रिय थी। बहुत सारी बार तो लोग जानते नहीं थे कि ये नयन जी की गज़ल है, लेकिन वो उनकी पंक्तियाँ हमारे पास आती थी, इधर उधर देखने को मिलती थी। JNU के जो पोस्टर बहुत प्रसिद्ध है, वाल पोस्टर, उनमें SL में एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें नयन जी की जो गज़ल है वो बहुत दिनों तक, बहुत शायद 2-3 साल तक वहाँ पे वो गज़ल रही थी। हर साल पोस्टर बदलते हैं, लेकिन वो गज़ल वहाँ पे हर साल पोस्टर में रहती थी। एक सक्रिय रचनात्मकता का आह्वान करते हुए वो एक गज़ल थी। तो इस तरह से नयन जी की उपस्थिति न सिर्फ बक्सर में थी, बिहार में थी, बल्कि पूरे हिंदी क्षेत्र में और हिंदी क्षेत्र के बाहर भी उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में हम लोग पा सकते हैं। नयन जी का जाना सिर्फ बक्सर, बिहार या हिंदी या फिर जो प्रगतिशील खेमा है उसका नुकसान नहीं है। वो उनके जाने से जो रिक्तता पैदा हुई है वो अपूरणीय है पूरे देश के लिए, और देश के बाहर भी जो समतामूलक समाज की रचना के जो आकांक्षी लोग हैं उन सब के लिए नयन जी का जाना एक बड़ा अभाव पैदा कर गया है। और नयन जी को जब मैं देखता था तब भी मैं सोचता था ये बात कि उनके जैसे लोग अब शायद मुश्किल से हमें दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि होते नहीं है, होते हैं, लेकिन हम लोग शायद उन तक पहुंच नहीं पाते। तो एक बहुत बड़ा अभाव हमारे सामने पैदा हुआ है यह कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम पे जैसे और भी कार्यक्रम की जैसे बात हुई थी, शशांक शेखर जी ने जैसे कि कहा कि ट्रस्ट बना के कुछ किया जाए, तो इस तरह के कार्यक्रम या इस ट्रस्ट की ऐसी कोई योजना होगी, वो कुमार नयन जी के कार्य को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को हमेशा के लिए चिरस्थायी करेगा। और उनकी जो सपना था एक समाज का, एक बेहतर समाज का, उसको मुकम्मल रूप देने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नागेंद्र ओझा जी को बुलाना चाहूंगी, लेकिन एक ऐसी नयन जी के गजल के साथ मैं कहना चाहता हूँ कुछ और, लेकिन दिल कुछ और कहता है कि मैं मुझ में नहीं, हर शख्स के दिल में रहता हूँ। सही मायने में ये हर शख्स के दिल में है। और अब मैं आदरणीय नागेंद्र ओझा जी को आमंत्रित करती हूँ
अपने अच्छे वक्तव्य के लिए। जैसा कि उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि वो एक राजनीतिक विचारक हैं और ग्रामीण इतिहास पर बहुत गहरी पकड़ है और बहुत अच्छा वो ग्रामीण इतिहास लेखन को लेकर सोचते हैं। तो पूर्व सांसद राज्यसभा के रह चुके हैं भारत सरकार के, और आज हमारे बीच जुड़ करके नयन जी को याद करते हुए अपने अच्छे वक्तव्य में जो कहेंगे वो हम आदर सम्मान के साथ सुनेंगे। बहुत बहुत आदर आमंत्रित है, आमंत्रण करती हूँ नागिननाथ जी को। आदरणीय नागिननाथ जी। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। अभी ओझा जी का आंख का ऑपरेशन हुआ 3-4 दिन पहले, तो लेकिन फिर भी कहा कि नहीं हम शामिल, मतलब तो इनका देखिएगा। ओझा जी अनम्यूट कर लीजिए, आप ये अनम्यूट कर लीजिए। चौबे सर आपका आप म्यूट कीजिए, नहीं तो फैन की आवाज आती है ज्यादा। उज्जवल उज्जवल अनम्यूट वहां से। उन्हें फोन किया जा सकता है क्या? हाँ, एक बार फोन कर दीजिए। दीपक जी एक बार देख लीजिए आप। केवल अनम्यूट करना है, वो म्यूट है स्पीकर उनका। अभी उनका कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन हुआ आँख का, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ उज्जवल, आप अनम्यूट नहीं कर सकते उनको। हेलो उज्जवल। हेलो। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वे।
दरअसल अभी गेस्ट हाउस में है, वहां पर उनको बहुत चीज आता नहीं है, पुराने जमाने के हैं, थोड़ा बहुत पूछते हैं। हाँ। उज्जवल अनम्यूट नहीं कर सकते हैं? उज्जवल जी नहीं सर, यहाँ से अनम्यूट नहीं हो पाएगा सर। म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते सर। कि गेस्ट हाउस में कोई है नहीं वहां पर, बता रहे हैं। मैंने कहा कि उसको वहां करिए जो माइक की तरफ बना हुआ है, कहा तो मैंने उनको अभी। शायद अनम्यूट हुए हैं वे। हाँ ओझा जी, हाँ उसमें जो तीन उसमें दिखाई दे रहा होगा ना, जैसे एक लाल वाला को नहीं, एक ना माइक की तरफ बना होगा, उसको उंगली रखकर अनम्यूट कर दिए। उंगली रखेंगे तो फिर अनम्यूट हो जाएगा वो। काफी समय व्यतीत हो रहा। अब तो आवाज आ रही है ना कुमार से? एक जगह 2 3 गो ना हो जाए यही तरफ होला ना, এই যে না होला अनम्यूट करिए अपना से। तब तक किन्हीं और का वक्तव्य दिलाया जाता। सर ज्वाइन हो गए हैं, बात कर सकते हैं सर। जी हाँ हो रहा, जा रही आवाज? हाँ आई आवाज आ रही है, सही है। हाँ तो बहुत है ये, बहुत मैं इसमें असमर्थ था। ये जो कुमार नयन जी की स्मृति में जो ये आयोजन हुआ, इसके लिए आयोजनकर्ताओं को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुमार नयन जी की शायरी में, गजल में, उनकी कहानी में, उनके लेखों में जो धार थी, वो धार का एक परिवेश है। मैं 67, 69, 70 के जमाने से उन्हें जानता हूँ। उनके पिताजी दरअसल में मेरे मित्र थे, उम्र में बड़े थे, मित्रवत व्यवहार था। वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे। उनका जन्म ऐसे मोहल्ले में हुआ था जहां स्वतंत्रता आंदोलन का वो गढ़ माना जाता था, जहां जंगल का फाटक तोड़ दो आंदोलन हुआ था। वो बचपन से ही उनके परिवार परिवेश में सामाजिक कार्यों के प्रति उसमें एक आस्था की लहर थी। मैं इसे जानता हूं। उनके पिताजी उस समय के क्रांतिकारी जो लिटरेचर हुआ करते थे, खासतौर से मार्क्सवादी लिटरेचर, उसको और उनकी टोली बांटा करती थी, ये मैं सुना था। वो भी कहते थे। और उस जिस जमाने में नयन जो आज हम कह रहे हैं उसका निर्माण हो रहा था, एक खास परिवेश ग्रामीण भी जुड़ा हुआ है। वो जमाना था जब गाँव में मजदूरी के लिए ग्रामीण मजदूरों के आंदोलन हो रहे थे। वो जमाना था जब सामाजिक अधिकार के लिए आंदोलन हो रहे थे। खास तौर से डुमरांव और आसपास के इलाके में ये आंदोलन बहुत तीव्र था और आंदोलन का केंद्र था डुमरांव। वो शहीदों की भूमि भी थी जहां 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों की गोली से लोग शहीद हुए थे। उनके 16 अगस्त को प्रतिवर्ष आज भी उनके शहादत दिवस मनाए जाते हैं। वो परिवेश था। उनके पिताजी और बाद में जब ये सियाने हुए काफ़ी इन्वॉल्व थे। तो जो इनके कविता में, इनके गजल में, इनके लेख और कहानी में जो धार है, वो धार को मांझने वाला, तेज करने वाला ग्रामीण परिवेश भी है, ग्रामीण आंदोलन भी है। इसे नहीं भूलना चाहिए।
हम लोग गाँव की बात कर रहे हैं, वो ग्रामीण परिवेश भी है, गाँव के आंदोलन भी हैं, सामाजिक अधिकार के आंदोलन। मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कहना ये चाहता हूं कि वो परिवर्तन चाहते थे समाज में, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन, जिस सपनों को लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने शहादत दी, उसको आगे बढ़ाने की एक ललक थी अपने जमाने में कुमार नयन में। हमारे देवेंद्र जी ने भी इसकी चर्चा की कि वो लंबा कुर्ता पहनते थे, हम उनको कहते थे ये वास्को डिगामा का वेश धारण किया है। हमने कहा कौन सा नया भारत की खोज कर रहा है, तो लोग कहते थे कि जरूर कोई नया भारत की खोज कर रहा है। तो उनकी कविताओं में नित्य नई धार थी, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं क्या कहूँ, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि गाँवों का और शहरों का इतिहास कोई अलग नहीं है, शहर गांव से ही बने हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, शहर गांव से बने हैं। गांव में कितने ऐसे प्रतीक हैं, कितनी ऐसी लोकोक्तियां हैं, कितनी ऐसी कहावतें हैं जो पूरे आपके राष्ट्र के इतिहास को एक संदर्भ देती है। राष्ट्र का इतिहास उससे अलग नहीं है। मेरे गांव में एक बुढ़वा इनार है जिसमें जो पूरे गांव के बसने और वहां जो कुछ हुआ उसकी कहानी कहेगा, पूरी कहानी कहेगा, पूरे संघर्ष की कहानी। मैंने कभी चर्चा की थी, जहां बक्सर की आप चर्चा कर रहे हैं, कतकौली के मैदान की लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं, गंगा के किनारे जहां ये देवेंद्र जी का घर है, बिल्कुल गंगा के किनारे घर है, जो स्थान अहिल्या देवी के स्थान से जुड़ा हुआ है। ये गंगा की घाटी जो है, ये संघर्ष की भूमि है। और संघर्ष कहाँ? गाँवों के बसने की लड़ाई, गाँव में जो पैदावार लूटते थे उनके खिलाफ की लड़ाई। देवेंद्र जी को मालूम हो कि गंगौली एक गांव है गंगा के किनारे, जहाँ डुमरांव राज के अंग्रेज मैनेजर की किसानों ने हत्या की थी, किसानों ने हत्या करके लाश फेंक दी थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, वो जमींदारी काल का जुल्म था। वो इतिहास का हिस्सा भले न बना हो, कहीं वो दर्ज भले न हुआ हो, लेकिन गाँव में ऐसी कहानियां भरी पड़ी है। नयन जी एक हमारे बहुत ही आगे बढ़े हुए साथी थे, उन्होंने अपने को समर्पित किया था। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकूंगा। मैं उनकी जो पहली श्रद्धांजलि सभा हुई, मैं नहीं जा सका था, मैंने कह दिया था और मैं नहीं जा सका था। लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और बहुत से गांवों में बिखरे हुए जो लोग हैं उनको एकत्रित करना चाहिए, गांवों को, इतिहास को खोजना चाहिए। और कभी हम लोग मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि एक बड़ा आयोजन हो जिसमें इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हो। अब कहीं भी किसी प्रांत के हमारे साथी जो ये लंका से आए हुए हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ शब्द ऐसे बोल रहे थे जिसको मैं पकड़ पा रहा था थोड़ा, क्योंकि मैं भी दक्षिण में जाते रहा हूँ। आज जिसे आप चावल कहते हैं, चावल जिसको कहते हैं, ये कहीं से आया नहीं है, खेतों में तो पैदा होता ही है। ये चाउर से चावल बना है, और वहीं दक्षिण में सापर है। उसी शब्द बहुत मिलता जुलता है हमारे चाउर से, वहाँ जो सावर कहते हैं उससे मिलता जुलता है तमिल से। आप जिसे पानी कहते हैं वहाँ वो तनी है। चाउर इसलिए कि वो चौर में पैदा होता था, तेंदी का चावल, जिसकी महिलाएं एक पूजा के समय में उसका इस्तेमाल करती है। और वही धन था एक जमाने में, और उसी की चोरी होती थी। वही चावल से चोर भी बना। तो ये शब्दों का ये जो खेल है शब्दों का, इसको खोजिएगा तो उसकी जड़ें गाँव में है। और खास तौर से भारतवर्ष, जिसे गाँव का देश तो आप कहते हैं, ये लेकिन ये जो हमारी भारतीय जो समाज है, इसमें गाँवों के बिना इतिहास की बात सोची भी नहीं जा सकती। और दरअसल मैं अंत में कहना चाहूंगा कि भारत का इतिहास अभी लिखा ही नहीं जा चुका है, ये बेहद अधूरा है। और बिना गांव से
जुड़े इतिहास को समेटे भारत का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, समग्र इतिहास नहीं लिखा जा सकता। यह सम्राटों का इतिहास है, यह स्वर्णयुग की कल्पना करने वालों द्वारा लिखा हुआ इतिहास, इतिहास ग्रंथ ही प्रसिद्ध है और उसी वही है। आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस विषय को चुना। मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूंगा, लेकिन इस कार्य को आप लोग आगे बढ़ाइए। गौरव की बात है कि दीपक जी युवकों में से हैं और वो एक इतिहासकार हैं। ये लोग इस कार्य को अपने ऊपर लेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र जी जैसे ऊर्जावान साथी हैं जो बक्सर से ही जुड़े हुए हैं, इस रूप में ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र के एक मूर्धन्य आदमी हैं। इस काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। पुनः एक बार खास तौर से जो हमारे मेहमान हैं, जो लंका की यूनिवर्सिटी, केन्या यूनिवर्सिटी से जो हैं, ऐसे जो दूसरे यूनिवर्सिटी से हमारे आए हुए हैं, मैं इनके प्रति पुनः बार बार ये धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी, बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। और सही में गांव के इतिहास को नज़रअंदाज करके हम आधुनिक भारत का इतिहास नहीं लिख सकते और इसकी जो शुरुआत हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। अब समय भी काफ़ी हो रहा है और मैं चाहूँगी कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए रंगश्री के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह जुड़े हुए हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन दें। रश्मि जी, जी मैं आपसे 1 मिनट मैं लेना चाहता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा और कुमार नयन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं एक गजल प्रस्तुत करूंगा 1 मिनट के अंदर। जी मेरे द्वारा लिखित गजल। धूप में दिन भर पसीने में नहाती जिंदगी, धूप में दिन भर पसीने में नहाती जिंदगी, दीवारों के बीच कैदी बनके आंसू में नहाती जिंदगी, दीवारों के बीच कैदी बनके आंसू में नहाती जिंदगी, चूल्हों के सामने रह के ताप में नहाती जिंदगी, चूल्हों में के सामने रह के ताप में नहाती जिंदगी, भव्य हवेलियों में मदिरा में नहाती जिंदगी, भव्य हवेलियों में मदिरा में नहाती जिंदगी, दलाली के कामों के काले पैसों में नहाती जिंदगी, दलाली के कामों के काले पैसों में नहाती जिंदगी, सभा भवनों में जनता के लहू में नहाती जिंदगी, सभा भवनों में जनता के लहू में नहाती जिंदगी, संसार में घुस के आजीवन दुख दर्दों में नहाती जिंदगी, संसार में घुस के आजीवन दुख दर्दों में नहाती जिंदगी, धूप में दिन भर पसीने में नहाती जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं महेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्कार। रश्मि जी का ये आयोजन और देवेंद्र जी के इनिशिएटिव से इस तरह का आयोजन जो हुआ अद्भुत, और जो ये शुरुआत ही इतना बढ़िया उपल जी के इस व्याख्यान से हुआ कि आनंद आ गया। हम कुमार नयन जी को नमन करते हैं कि उनके नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत इतनी अच्छी हुई। ये उनका आशीर्वाद ऊपर से जरूर मिला है इस प्रोग्राम। कुमार नयन जी से हमारी मुलाकात 2010 में हुई, जब कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान हो रहा था बक्सर में, और मैं पहली बार प्रेम कुमार मनी जी को भी सुन रहा था, अध्यक्षता कर रहे थे सुरेश कांटक जी, और उसी वक्त हमने इनके कुछ गजल सुने, और जो पहली प्रतिक्रिया मेरी हुई वो ये हुई कि इतना बढ़िया गजलगो एक छोटे से शहर में, और
इनको तो राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को जानना चाहिए और एक बड़े पटल पे इन्हें आना चाहिए है। उसके बाद लगातार जो भी रंगश्री क्रिएटिव हिस्ट्री सबके प्रोग्राम होते रहा प्रतिश्रुति के सहयोग से, उसमें कुमार नयन जी का जरूर सहयोग रहता था। दिल्ली में भी आए, उनसे मुलाकात हुई, काफी देर तक हम लोग साथ रहे। तो उनसे मुलाकात के कारण भी और माध्यम भी बने देवेंद्र जी, इस बात के लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। और रश्मि जी के नेतृत्व में इस तरह के कार्यक्रम चलते आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रंगश्री के लिए, क्रिएटिव हिस्ट्री के लिए तो है ही, और जो भी संस्थाएं हमारे सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हैं सबके लिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। और हमारे प्रमुख वक्ता उपल राजनीति जी को आपने इतना बढ़िया और इस तरीके से सुनाया कि जवाब नहीं, उसके लिए, उसके प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं। राम प्रसाद जी भी अभी, हालांकि कोई उनसे जान पहचान नहीं है, लेकिन जो गजल उन्होंने इस कमेंट में लिखा है और उनको जाना है, उनको पढ़ा है और आकर के उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हम उनका भी बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पुल जी के साथ साथ। दीपक राय जी इस कार्यक्रम में शुरू से ही हम लोगों के साथ रहे और उनके बिना, एक भोजपुरी में कहावत बेगांगों के झूमर ना होके, तो मतलब उनके बिना हमारा कोई काम वहां पे नहीं हुआ है। और आज भी उन्होंने बहुत बढ़िया अपना स्मृति शेयर किया और कुमार नयन जी के बारे में जो एक चित्र उपस्थित किया हमारे हम सबके मन मस्तिष्क में, वो बड़ा ही और भी उनकी छवि को स्पष्ट कर दिया। जैसे कि हमारे अभी इस व्याख्यान के अध्यक्ष महोदय ओझा साहब, आपको प्रणाम मैं करता हूँ। आप जिस तरीके से अपनी अनुभूतियों को कुमार नयन के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांटक जी हमारे मित्र हैं और हमारे बहुत दिल के करीब इसलिए भी हैं कि वो एक भोजपुरी के सशक्त नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, और मैं भी नाटक से जुड़ा रहता हूं और मैं रंगकर्मी हूं। तो उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कांटक जी। गणपत जी के बिना कोई काम होता नहीं है, यहाँ सारे संयोजन का काम गणपत जी करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक शेखर जी, जिस तरीके से आपने बोला कि किसी भी आप क्रिटिकल दृष्टिकोण से देखते थे और उसको वो पॉजिटिविटी में आपके विचारों को बदल देते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। जबकि मैं जानता था कि वो क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी गजल लिखने वाले थे, तो वो भी देखते होंगे लोगों की नेगेटिविटी को, लेकिन आपने जो ये बात अपनी कही अनुभूति, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सूचना भी थी। और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, इस कार्यक्रम को और भी मजबूत करने में और एक सशक्त बनाने में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्रों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। और हम चाहेंगे कि ओझा साहब की जो राय है वो इसके लिए हम सबको आशीर्वाद अपना प्रदान करें कि ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे कार्यक्रम और भी बड़े स्तर पे होता रहे। सबको पुनः प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। और कार्यक्रम अब समाप्ति की तरफ है और अंत में
भट्ट साहब ने एक सूचना दी कि भट्ट साहब तो रामप्रसाद भट्ट जी जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पर। अभी उन्होंने सूचना दिया कि वो नयन जी की कुछ कविताओं का जर्मन भाषा में अनुवाद करेंगे अब। तो मेरे पास भी भेजिएगा, वो मैं सिंगली भाषा में उसका अनुवाद करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है कि नयन जी की शायरी या कविताएं जो भी हैं वो कई भाषाओं में आए और लोग उनको जाने, ये बहुत अच्छी बात है। और नयन जी सही में यही तो हैं, कहीं कहाँ कहीं खोए हैं, अब हम सब के साथ यूं ही जुड़े रहे हैं, यही तो हैं कहाँ वो खोए हैं। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ और फिर जल्द ही हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम के साथ, और आप सभी सहयोगी बने, इसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।